नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा करंट अफेयर्स के सीरीज़ में। यह जनवरी महीने का करंट अफेयर्स सीरीज़ चलेगा, ठीक है, जनवरी का। इसके बाद फरवरी का होगा, फिर मार्च का होगा। इसे हम 50-50 क्वेश्चन में 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है, ताकि एक डिस्कशन बेहतर मिल सके और सही से करंट अफेयर्स हो सके, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए। ये पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। तो ये पाकिस्तान के साथ हमेशा होता है, ठीक है। ये 6-6 महीने में होता है, हर 6-6 महीना में होता है। और 1 जनवरी 2026 में हुआ, फिर जून में होगा, ठीक है, जून महीने में इसका होता है। ऐसे करके ये इसका हर साल 6-6 महीना में होते रहता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ये पहला परमाणु का जो है ये प्रतिष्ठान का आदान प्रदान कब हुआ था, तो इसका समझौता जो हुआ था, ये समझौता का जो हुआ था 1988 में हुआ था। 1988 में समझौता हुआ था, ठीक है, और 1991 में लागू हो गया था, ठीक है, लागू हो गया 1991 में। लेकिन पहला जो प्रतिष्ठानों का आदान प्रदान हुआ था वो 1992 से स्टार्ट हो गया था। इतना याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश कौन है। तो ये है बुल्गारिया, ठीक है। आधिकारिक रूप में स्वीकार करने वाला देश है बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है यूरोपीय संघ में शामिल कब हुआ था, ये बताइए। ये 2007 में ज्वाइन किया था, ठीक है। बुल्गारिया का जो मुद्रा है, अभी तो इसका मुद्रा जो है यूरो हो गया, ठीक है, यूरो हो गया। लेकिन इसके पहले था लेव, ठीक ना। अगर पूछ देगा कि इसके पहले जो है कौन सी मुद्रा थी बुल्गारिया की, तो ये लेव था, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहें बुल्गारिया के बारे में, तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो बुल्गारिया की जो राजधानी है वो है सोफिया, ठीक है। सोफिया जो है यहाँ की राजधानी है बुल्गारिया की। इतना इससे क्वेश्चन बन पाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो कौन बना है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जितना भी स्मार्ट ग्रिड कवरेज है सभी में 100% जो है ये जो भी नगर निगम में, खास करके ये पंचायत में नहीं, नगर निगम में की बात हो रही है, तो उसमें उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता। तो रजत पदक जीता इसने, ठीक ना। किस टीम में जीता, तो चाइना ने इंडिया को हरा दिया था। तो ये अगर गोल्ड मेडल बोला जाएगा तो चाइना, और भारत जो है उपविजेता रहा था, जो कि रजत पदक जीता था। तो महिला एशिया कप चाइना ने जीता, ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन है। तो ये हो असम है, ठीक है, इसका याद रखिएगा। जब चूँकि वेतन आयोग की बात होती है, तो इसके पहले में जरा इतिहास के बारे में हम एक बार जान लेते हैं कि फर्स्ट वेतन आयोग कब बना था। फर्स्ट वेतन आयोग जो बना था वो 1946 में बना था, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो थे वो श्रीनिवास वर्मा थे, श्रीनिवास वर्मा थे। मैं एक बार लिख देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। श्रीनिवास वर्मा इनके अध्यक्ष थे। ये 1947 की बात है, ठीक है। रिपोर्ट ये जो थे ना 1947 में सौंपे थे, ठीक ना। और इस वक्त जो बेसिक सैलरी थी, जब फर्स्ट 1946 की बात है, तो सब उसमें जो है 55 रुपया से बढ़कर, ठीक है, 400 रुपया हो गया था। यानी कि ये सैलरी हाइक करके बढ़ करके 400 रुपया चला गया था। अब इसके पहले अभी हाल में अभी तो 8वां वेतन चल रहा है, तो इससे इतना ही क्वेश्चन निकलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 7वां वेतन आयोग के बारे में, तो 7वां वेतन आयोग का जो अध्यक्ष थे ये थे ए.के. माथुर, ठीक है। ये आया कब था, ये 2014 में इनको मतलब ये आया था,
ठीक है, 2014 में। लागू हुआ था 2016 में, 7वां वेतन आयोग, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? AK माथुर थे। इस वक्त सैलरी क्या हो गई थी? इस वक्त सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 कर दिया गया था। 18,000 सैलरी, 7,000 से बढ़कर 18,000, 7,000 से 18,000 हो गया था। यही बेसिक सैलरी उस वक्त थी 7वां वेतन आयोग में, जो अभी भी था। और अब जाके 8वां वेतन आयोग हो गया है, ठीक है। 8वां वेतन आयोग का जो है, अगर आप आपसे पूछेगा 8वां वेतन आयोग 8 पे कमीशन का जो अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इसका याद रखिएगा, रंजना प्रकाश देसाई को। रंजना प्रकाश देसाई, इसे अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन को लेके काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर पूछेगा 8 पे कमीशन का जो है स्थापना कब हुआ था, ये कब बना था, तो 2025 में इसका गठन हो गया, ठीक है। लागू कब से किया जाता है? कुछ लोग 2026 बोल रहा है, लेकिन अब देखिए इस पर क्या होता है। इस पर और भी चीज़ें आने वाली हैं जब हम पढ़ेंगे आगे। तब तक अगला क्वेश्चन पे देखते हैं कि अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया था? तो आपको पता है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया कि आप किसी घर में जा कर के, किसी के घर में घुस करके राष्ट्रपति को उठा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अमेरिका ने ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया था। क्या नाम था उनका? निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो, ठीक है। अब इनकी बीवी को भी साथ में ले गया। उनकी बीवी का नाम क्या था? इनकी बीवी का नाम है सिलिया, ठीक है, सिलिया फ्लोरेंस, ठीक है, सिलिया फ्लोरेंस। ये दोनों व्यक्ति को साथ में उठाया गया है, ठीक है। और इसको उठाया कहाँ गया था? इन दोनों को, इनका सैन्य बेस था, ठीक है। सैन्य बेस पे ये लोग छुपे हुए थे। उनका नाम है फुएर्ते तियोना। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, फुएर्ते तियोना, ठीक है। यही सैन्य बेस पे ये लोग छुपे हुए थे, यहाँ से इनको उठा लिया गया था, ठीक है। अब इस पे पूछ देता है कि एक और चीज़ पूछ देता है कि ये किस किस जो है, कौन सा इसमें चला गया था अमेरिका के द्वारा। खास करके अगर पूछा जाएगा ऑपरेशन के बारे में, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। एक सेकेंड, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है। तो ये इतना याद रखना है कि एब्सोल्यूट रिजॉल्व का संबंध किससे है? तो अमेरिका द्वारा हमला किया गया था वेनेजुएला पे, इससे संबंधित है, ठीक है। 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सावित्रीबाई फुले का कौन सा जयंती मनाया गया अभी हाल ही में? देखिए, मेरा ये क्वेश्चन देने का मतलब नहीं था, हालांकि क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन एक बार जान लीजिए, ठीक है। ये सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन कब मनाया जाता है, ये जयंती कब मनाया गया? तो इसका होगा 175, ठीक है। सावित्रीबाई फुले कौन थी? ये ज्योतिबा फुले की वाइफ थी। ज्योतिबा फुले इनकी वाइफ थी, ठीक है। और सावित्रीबाई फुले को, ठीक है, ये पहली महिला शिक्षिका थी, टीचर, शिक्षिका, अब तक की पहली महिला शिक्षिका थी, ठीक है। अब चूँकि ज्योतिबा राव फुले की वाइफ थी, तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था इनको टीचर बनने में। खास करके शिक्षक बनना उस ज़माने में महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन ज्योतिबा राव फुले के कारण ये टीचर बन पाई, क्योंकि उन्होंने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया था, ठीक है। और ये पहली महिला थी जो शिक्षिका के रूप में शामिल हुई थी, ये बनी थी। जब ये जाती थी पढ़ाने के लिए, तो लोग इस पे गोबर फेंक दिया जाता था, मतलब फेंकते थे कि ये पढ़ाने नहीं जाएगी, गंदी हो जाएगी। तो इनके जो ज्योतिबा राव फुले थे, ये क्या करते थे, उनको एक्स्ट्रा साड़ी देते थे कि आप इसे जाओ पहन के, और जब आप स्कूल पहुंचोगे तो वहाँ पे आप इसे पहन लीजिएगा, ताकि लोग तो बोलेंगे ही, लेकिन इसका कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। और ये ज्योतिबा राव फुले जो थे ना, ये फूल बेचते थे, माली थे ये, ठीक है। ये माली थे, फूल बेचते थे, इसलिए इनका नाम फुले पड़ा, ज्योतिबा राव फुले।
इन्होंने दो चीज़ किया, ये क्या थे ना, ज्योतिबा फुले जो थे ब्राह्मणवाद, ठीक है, और प्लस अंधविश्वास, ये दोनों के खिलाफ थे, ठीक है। इन्हीं के कारण जो है ये काफ़ी जो है एक दो अभियान भी चलाए थे, कुछ किताब भी लिखे थे, ठीक है। तो इनका एक किताब है फेमस है, ठीक है, इनका गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी इन्होंने लिखा है, ज्योतिबा फुले ने, ठीक है, गुलामगिरी लिखा। और ये 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था, सत्यशोधक समाज, ठीक है, सत्यशोधक समाज का स्थापना किया, ठीक है। अब ये गुलामगिरी में क्या था, गुलामगिरी में था ना कि ऊंची जातियों ने निचली जातियों को कैसे गुलाम बनाया, इसके संबंध में इसकी जानकारी इसमें मिलती है। सत्यशोधक में क्या था ना कि सत्य की खोज के लिए, अगर आपको सत्य का खोज करना है तो आप इस समाज में से जुड़िए और मिल के मुहिम चलाइए, यही सब था। इसके साथ एक जब ज्योतिबा राव फुले के बारे में है तो एक जो है कॉन्सिडेंस हुआ था, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि एक बार ये 1868 के आसपास में, 1868 के आसपास में इसके साथ एक युवा, उनका एक कुआं था घर के बाहर, ठीक है, और वहाँ पे कुछ लोग जो थे ना बाहर में पानी पीने के लिए वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, कुछ महिलाएं थीं, कुछ बच्चे थे। तो ये जब घर से बाहर निकले देखे कि बहुत सारे बच्चे लोग वहाँ पे हैं, तो फिर ये इन्होंने क्या किया, अपना कुआं को जो ओपन कर दिया सभी के लिए, सभी जातियों के लिए ओपन कर दिया, कोई भी आइए हमारे कुआं से पानी पीजिए। उस ज़माने में कुआं से पानी पीना सब के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि नीची जात वाले जो होते थे, शूद्र जात के होते थे, वो लोग पानी नहीं पीते थे, वो लोग के लिए अलग से व्यवस्था होता था, अपने अपने घर का जो भी है। तो ये चीज़ देख करके ना समाज में ही इनका विरोध हुआ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक इनके घर में ही विरोध हुआ कि आप ये कुआं सबके लिए ओपन कैसे कर सकते हैं। छुआछूत ये सब ढेर सारा उस वक्त जो था ना, प्रबल जो था, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक प्रकार से कहिए तो बहुत ही हाई लेवल पे था ये सब। तो काफ़ी इनको घर में भी सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी इन्होंने इतना ठोस कदम उठाया था, ठीक है। महाराष्ट्र के रहने वाले थे ये, इतना याद रखिएगा इससे। अगला क्वेश्चन है कि भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला किस राज्य ने रखी है, तो ये छत्तीसगढ़ होगा। ये भोरमदेव का मंदिर है वहाँ पे, ठीक है, वहीं पे पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है आसपास में। तो वहाँ पे जो कुछ जाति हैं, जनजाति हैं, जैसे कि बैगा हो गया, गोंड हो गया, ये सभी जनजातियाँ जो है ना, मतलब हस्तकला से निर्मित करके कुछ बनाते हैं और उसे बेचने के लिए, ताकि उनको एक बेहतर बाज़ार मिल सके, ये उनको भी जो, और उनकी संस्कृति का भी बचाव हो, उनका संस्कृति का विकास हो, प्रचार हो, प्रसार हो, इन सभी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे एक कॉरिडोर का निर्माण किया गया उस मंदिर के आसपास में, क्योंकि पर्यटन स्थल भी हो जाएगा, लोग पूजा भी कर लेंगे और इनको रोज़गार भी मिल जाएगा इन सभी जातियों को। तो बेहतर, इन लोग के बेहतर के रूप में कार्य करने के रूप में इसको विकास किया गया। भोरमदेव कॉरिडोर का जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत कितने बाघों की मौत हुई है, तो 166 बाघों की मौत हुई है। जब बाघ की बात आता है तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि 78वां स्वतंत्रता दिवस किसने मनाया था हाल ही में, किस देश ने, तो ये म्यांमार ने मनाया था। तो म्यांमार का जो है ये, इसे आज़ादी कब मिली थी ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से इसे जो आज़ादी मिली थी, ठीक है, ये इसे आज़ादी ब्रिटेन से जो मिली थी ये 1948 में मिली थी, 1948 में, ठीक है। लेकिन जब इंडिया से जब इनको आज़ादी मिला था, ये कब मिला था, चूँकि सबसे पहले तो ये इंडिया का ही पार्ट था ना ये म्यांमार, तो इंडिया से जो है अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है 1937 में ये अलग हो गया इंडिया से। उस वक्त पहले इसका नाम बर्मा था, ठीक है, तो ये 37 में अलग हो गया। फिर बाद में 1948 में ब्रिटेन से पूर्ण तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति किया। तो कब किया था स्वतंत्रता प्राप्ति ब्रिटेन से, तो 4 जनवरी को, ये डेट भी याद रखिएगा, 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से पूर्ण आज़ादी इन्हें मिल गई थी, इसलिए इस दिन ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब जब बात आती है म्यांमार की, तो याद रखिए म्यांमार की राजधानी कहाँ है,
म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिदा, नेपिदा, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ये थोड़ा सा पेन के रूप में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अगला है इसका मुद्रा, मुद्रा अगर पूछेगा मुद्रा क्या है म्यांमार का, तो ये क्यात है, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ये एक्चुअली वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उसका GIMS बोलते हैं, GI, जैसे कि हम लोग के पटना में है ना IGMS है, ऐसे वहाँ पे GIMS नोएडा है, ठीक ना। वही इसी हॉस्पिटल में खोला गया है AI क्लिनिक। मतलब इसमें सारा काम AI के माध्यम से होगा, रिपोर्ट जल्दी तैयार होगा AI के माध्यम से, AI टूल का इस्तेमाल होगा, AI टूल जो होगा इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें एक बात और है, इसमें जो है IIT कानपुर इसमें इसका भागीदारी है, मतलब पार्टनरशिप में इसमें AI क्लिनिक स्थापित करने में IIT कानपुर भी इसमें साथ में पार्टनर है। इतना ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन को लेके। अगला है कि अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो ये APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, वहीं पे हुआ। ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ये जो अग्नि 5 है इसको प्राइम भी नाम दिया गया, अग्नि प्राइम, ठीक है ना। क्यों दिया गया है अब इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अग्नि प्राइम के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप पहले ये जान लीजिए, ये जो इनका जो मारक क्षमता है ये कहाँ रहेगा, ये कितना दूर होगा, ठीक है। तो 5000 समझिए, लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास में, ठीक है, 5000 किलोमीटर के आसपास में, समझे। और इसमें सबसे बड़ा बात है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है ये अग्नि 5? ये MIRV टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसका मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। हालांकि इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन BPSC चाहे दरोगा चाहे और भी एग्जामिनेशन है इसमें ये इसका पूछा जाता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अब इसका मतलब ये होता है ना कि एक ही मिसाइल से मान लेते हैं ये मिसाइल है, ठीक है, ये मिसाइल है, ठीक है, एक ही मिसाइल में से आप अलग अलग टारगेट पर वार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ये मिसाइल है, यहाँ पे वार हेड लगा होता है, यहाँ पे कोना पे, ये हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी से बाहर जाएगा, यहाँ बाहर जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा, और अंतरिक्ष में जाकर क्या करेगा, ये वार हेड खुल करके, ये मिसाइल यहाँ से यहाँ तक आएगा और ये वार हेड खुल के यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये पूरा आसमान में घूमते रहेगा, चारों बगल से घूमते रहेगा। अब जहाँ से इसको मिल गया टारगेट, वहीं से टारगेट का एक स्थान से 3-4 जगह एक ही जगह से कर सकता है। मान लिया जाए इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, जहाँ चाहे ये एक जगह में एक साथ ही अटैक कर सकता है। तो ये काफ़ी बेहतर है। तो इससे क्या होगा ना कि रडार जो है पकड़ नहीं पाएगा इसको सही से। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ जो ये बनाया गया है मिसाइल, इसीलिए इसका प्राइम नाम दे दिया गया है, अग्नि प्राइम, ठीक ना, इसी टेक्नोलॉजी के खास के कारण से। तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप को किसने जीता है? तो इसे कर्नाटक ने जीता है, ठीक है। और ये 2 तरह का हुआ था, लड़कों का खिताब पूछता है, लड़कियों का खिताब। अगर लड़कों का खिताब पूछेगा, ये जो है ये बॉयज़ के बारे में पूछेगा तो कर्नाटक, वही गर्ल के बारे में पूछेगा कि ये 44वीं राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप महिला का कौन जीता है? तो ये जीता है तमिलनाडु ने, ठीक है, तमिलनाडु ने। अगर बॉय के बारे में पूछेगा तो कर्नाटक जीता है, गर्ल के बारे में पूछेगा तो तमिलनाडु ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यास्त, ये सूर्यास्त नहीं है, ये सूर्यास्त है, ठीक है, सूर्यास्त्र है, ठीक है, इसे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम, ठीक है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ सफल समझौता किया है? तो ये समझौता किया है इजराइल से, ठीक है, ये समझौता जो किया है इजराइल से किया है, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम।
और ये सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम में क्या है ना कि इनका मारक क्षमता पूछ देगा कितना है, तो इसका है 150 से 300 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है। अब इसका और ख़ास बात क्या है, इसमें ख़ास बात ये है कि एक ही लॉन्चर से छोटा हो या बड़ा सब तरह का रॉकेट आप लॉन्च कर सकते हैं, एक ही रॉकेट से, ठीक है ना। और इसमें कुछ खास नहीं है, तो इजराइल की मदद से हम लोग काफ़ी इसका विकास कर रहे हैं। अगला है कि लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है। कहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो लोहित नदी के बारे में के बाद जान लेते हैं कि ये लोहित नदी कहाँ पड़ता है। तो लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसमें और कुछ है नहीं। कलाई 2 परियोजना ये बहुत फेमस है, आप लोग पता होगा। और 16 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को ख़त्म कर दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा विवादित रहा था। तो ये पहला अगर पूछेगा तो तेलंगाना हो जाएगा, दूसरा पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। तो पहले तेलंगाना ने लागू किया था, फिर दूसरा ये राजस्थान ने लागू किया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें यही तो है, मतलब इसमें यही था ना कि जिनके 2 बच्चे ज़्यादा हैं, 2 बच्चों से ज़्यादा है, वो पंचायत का चुनाव और शहरी निकाय चुनाव यानी कि नगर निगम, ठीक है, और पंचायत दोनों चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जिनको 2 बच्चों से ज़्यादा औलाद है। तो ये काफ़ी विवादास्पद रहा था, अब इसे वापस ले लिया गया है। तो पहला जो तेलंगाना जो है इसे ख़त्म कर दिया गया है, अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग का प्रसारण पर रोक लगा दिया कौन सा देश। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6 जनवरी को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का कमीशन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र प्रताप। पलिया जान लीजिए कि जो समुद्र प्रताप है यह स्वदेशी नियंत्रण पोत है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी जैसे कि केमिकल गिर जाना, आग लग जाना, या फिर समुद्र में तेल को जो है फैल जाना, इन सब का जो है ये इसको नियंत्रित करेगा। ये खास करके जो भी समुद्र में फैला हुआ है उसे साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाएगा इसके माध्यम से। तो इसको गोवा में कमीशन किया गया है हाल ही में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर होगा उर्मिला सत्यनारायणन, ठीक है। ये शास्त्रीय संगीत में, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में इसमें मतलब के क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है नृत्य कला निधि पुरस्कार, ठीक है। और ये जो उर्मिला सत्यनारायणन है इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है, ठीक है, भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन है, मुरी गंगा नदी पर गंगा सेतु की आधारशिला रखी गई है, यह कहाँ पे। तो ये मुरी गंगा जो है ये पश्चिम बंगाल में, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और ये पहली है, अभी और भी चलना बाकी है, तो ये कहाँ पे। तो ये इसका आंसर होगा हरियाणा में। अब ये जो ट्रेन जो चल रही है ये हाइड्रोजन से चल रही है, ठीक है। अब हाइड्रोजन होता क्या है ना, जैसे कि होता क्या है कि H2 + O2 यानी कि ये दोनों मिलके क्या करता है ना, अभिक्रिया करता है, ठीक है। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन से ऊर्जा निकलती है, उसी ऊर्जा से ये ट्रेन चलती है। ये जो ट्रेन है ये DMU ट्रेन है, ठीक है, DEMU, ठीक है, यानी पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये जो चलेगा इसके बारे में सबसे अहम बात ये याद रखना है कि ये जो है इसका जो रूट होगा इसका लगभग जो है एक अप्रॉक्सीमेट 89 से 90 किलोमीटर के रेंज में चलेगा। और दूसरा ये याद रखना है कि चले कहाँ से कहाँ। तो ये जिंद से सोनीपत के बीच में चलेगी ये ट्रेन, ठीक है, ये DMU। और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये है ना कि पूरा AC से लैस रहेगा।
इसमें और इसमें डोरिंग सिस्टम बहुत एडवांस लेवल का रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक एडवांस लेवल पे, ठीक है, ये ट्रेन चलेगी और इसमें और ऐसा कुछ है नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा पहल है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने चरागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया, यानी किस वर्ष को? तो ये 2026 को। तो ये संयुक्त राष्ट्र ने जो है ना 2026 को 3 वर्ष के रूप में घोषित किया गया। इसमें तो एक ही वर्ष दिया गया है ना। तो ये पहला है चरागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। दूसरा क्या है? सतत विकास, ठीक है, सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। अब इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा कि सतत विकास के लिए स्वयंसेवक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। और तीसरा यह है महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, ये याद रखना है तीसरा। और पहला जो है, पहला तो बता ही दिए, पहला है चरागाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चरागाहों का और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। दूसरा जो होगा वो होगा आपका किसानों का, और एक और जो मैंने बताया था ये सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये 3 है और कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अगर एक क्वेश्चन आता है यहाँ से निकल के कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को। अच्छा, इस बार का जो 21 जून है जो योग दिवस मनाया गया था, उसका थीम क्या था, ये कोई बता सकते हैं? ये मैं बता दूं, इसका है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, हेल्दी एजिंग, ठीक है ना, ये इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है कि आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? तो ये होगा उदय। तो इसका ये जान लीजिएगा, ये इंग्लिश में ऐसे रहेगा, ठीक है ना, उदय, सॉरी हाँ, UDAI, ठीक है, ये रहेगा उदय, ठीक है, UDAI, उदय। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह दर जो है कितने प्रतिशत कम किया, मतलब कम करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 10%। तो इसका आंसर होगा 10%, ठीक है। तो ये 10% क्या है, अब मैं बता दूं इस पर। तो चूंकि ये बताया गया बाल विवाह दर कितने प्रतिशत कम होगा, तो 10% होगा, लेकिन 2030 तक अगर पूछेगा तो ये 100% मुक्त हो जाएगा, यानी बाल विवाह मुक्त 100% 2030 तक। जब बाल विवाह के बारे में है तो थोड़ा सा इसका जो है जान लेते हैं एक चीज़ और, कि ये कौन सा ज़िला है, भारत का पहला ज़िला कौन सा है जो बाल विवाह मुक्त हो चुका है? तो छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये बालोद ज़िला, ठीक है, ये जो बालोद ज़िला है ना, यह 100% जो है बाल विवाह मुक्त हो चुका है। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है कि इसमें जब इसमें बात आती है खास करके ये आप ये समझो कि अगर इसमें बाल विवाह के बारे में आता है तो एज ऑफ कंसेंट कब आया था? एज ऑफ कंसेंट, ठीक है, ये जो आया था 1891 में आया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो हुआ था इसमें जो आयु जो था ना, लड़कियों का आयु, इसे थोड़ा सा बढ़ाया गया था, यानी कि इसी में पहला नंबर, सबसे पहला जो एज ऑफ कंसेंट आया था, इसमें क्या है ना, दादा भाई नौरोजी और एक BM मालवाड़ी थे, ये दोनों मिलकर इस पे जो है ना ज़बरदस्त तरीके से योगदान था इनका, ठीक है। इनमें क्या हुआ था ना कि लड़कियों की जो आयु थी शादी करने की, इसमें 10 वर्ष से बढ़ाकर, ठीक है, 12 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। पहले 10 वर्ष ही था, ठीक है, और उसके बाद 12 वर्ष कर दिया गया, इसे ही था इसमें। दूसरा आया क्या कि शारदा एक्ट आया था। शारदा एक्ट कब आया था? शारदा एक्ट आया था 1929 में।
तो ये काफ़ी नियरेस्ट जगह में आया था। तो इसमें क्या हुआ था कि लड़की की जो आयु हुई थी, लड़की का आयु 14 वर्ष कर दिया गया था और लड़का का आयु जो था वो 18 साल कर दिया गया था, शादी का उम्र। ठीक है, इसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं, मिनिमम 14। तो आप इसे याद रखिएगा, शारदा एक्ट 1929, लड़की का आयु 14 साल, लड़का का आयु 18 साल। ठीक है, इसे लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 1930 में। 1 अप्रैल 1930 में इसे लागू कर दिया गया, आया था 1929 में, 30 में लागू कर दिया था। और क्या क्वेश्चन निकल सकता है इससे? इसमें क्या है ना कि इस शारदा एक्ट में क्या था ना, इसमें भी थोड़ी बहुत खामियां थी। डायरेक्ट इसमें पुलिस इंटरफेयर नहीं करती थी, बाद में लाया गया था, एक और अधिनियम लाया गया था। ठीक है, बाद में जो अधिनियम लाया गया था फिर से, उसे कहते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955। 1955 में जो है ना हिंदू विवाह अधिनियम लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या था ना कि इसमें भी लड़कियों की आयु वही था 28। इसमें क्या हुआ, लड़की का आयु साथ बढ़ा, हाँ लड़की का आयु इसमें बढ़ा दिया गया, इसमें 18 वर्ष कर दिया गया और लड़का का आयु जो है बढ़ा के 21 साल कर दिया गया था 1955 एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें कौन आते हैं? जैन, यानी कि हिंदू आते हैं। ये जो एक्ट जो लागू होता है, किन किन धर्मों पे लागू होता है? हिंदू, बौद्ध, जैन, ठीक है, और सिख, ये 3 धर्म है, इस पे लागू होता है ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 वाला। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इसमें क्या निकल सकता है 1985 वाला में? ये तो हो गया, 1955 में तो हो ही गया। एक अभी और आया था बाल विवाह निषेध अधिनियम। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम ये आया था 2006 में। आपको बस इतना याद रखना, वहाँ पे दे देगा कौन सा कब आया था, कौन सा कौन है, मिलान करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो और इसमें दूसरा और कौन कौन सा पॉइंट निकलता है तो मैं बता दूं कि इसमें जो है इसके बाद 1955 के बाद क्या आया था? 1955 के बाद जो एक्ट आया था वो आया था अभी हाल ही में जो आप सुन रहे हैं, ये जो एक्ट आया है जैसे कि बाल विवाह मुक्त अधिनियम। ये कब आया? 2000 बाल विवाह जो है मुक्त अधिनियम। ठीक है, अधिनियम ये जो आया ये आया है 2025 में। ठीक है, अभी जो अभी आप पढ़े हैं, ये जो बाल विवाह मुक्त दर जो ये वाला है, दर जो है 10%, ये इसी के अंतर्गत आया था। ठीक, इसमें क्या है ना, ये अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा गया है, 2025 वाला अधिनियम के अंतर्गत कहा गया है कि इसमें क्या कहा गया कि 10% 2026 तक और 100% 2030 तक मुक्त हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से एक और याद रखना एक पॉइंट मैं बता दूं कि एक आया था पोक्सो। ये कब आया था? पोक्सो एक्ट ये आया था 2012 में, इसे भी ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो लड़कियां हैं, अगर उनके साथ कोई भी यौन संबंध बनाता है तो वो पोक्सो एक्ट के अंदर आता है। वो एक क्राइम यानी कि गुनाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, उस पर जेल है, उस पर सज़ा है, तो उसे आप ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट अगर कुछ याद करने के लिए आता है तो मैं बता दूं, एक आता है BBB। ठीक है, इसका मतलब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कब आया था? ये आया था 2015 में, इसे भी याद रखना है। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन बन पाता है इतना, तो और 2030 तक हमारा बाल विवाह मुक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है PIB ने किस राज्य में कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जो है मंजूरी दिया है? तभी ये थोड़ा सा पीछे में भी ये वाला क्वेश्चन आ चुका था। तो कमला कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये कमला नदी जो है ना, ये एक्चुअली सुवर्णश्री की सहायक नदी है। सुवर्णश्री की सहायक नदी है कमला नदी। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश की नदी है। और सुवर्णश्री जो है, सुवर्णश्री ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये याद रखना है। तो आप ये दोनों से याद रखिए, सुवर्णश्री किसकी सहायक मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी है सुवर्णश्री, और सुवर्णश्री नदी के सहायक नदी है कमला नदी, और इसी नदी पर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट का लॉन्च किया गया, यहाँ पर किस राज्य ने किया? तो गुजरात में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खाड़ी सहयोग परिषद, ठीक है, खाड़ी सहयोग परिषद
इसका जो बैठक हुआ है जिसको कि GCC बोलते हैं, GCC बैठक नहीं हुआ, इसका गल्फ शील्ड अभ्यास हुआ, सैन्य अभ्यास हुआ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है सऊदी अरब में। खाड़ी सहयोग परिषद के द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ, गल्फ शील्ड, ये एक्चुअली हमेशा सऊदी अरब में ही होता है, ठीक है। तो ये GCC जो है ना, ये इसका मतलब ये हुआ ना कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। इसमें कितने देश आते हैं टोटल, 6 देश आते हैं। गल्फ कंट्री में टोटल 6 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं एक बार जान लीजिए। तो पहला तो आ जाएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब आ जाएगा। दूसरा UAE आ जाएगा, ठीक है। एक और फिर आएगा कुवैत आ जाएगा, कुवैत। फिर कतर आ जाएगा, फिर ओमान आ जाएगा, ठीक है। फिर बहरीन आ जाएगा, ठीक है, बहरीन, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 देश हैं जो कि GCC में आते हैं। इसे याद, ये पूछता है एग्ज़ाम में दे देगा और ऑप्शन दे देगा, इसमें कौन नहीं है, इस तरह से दे देगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा है कि किस राज्य ने पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। डीप टेक, इसका मतलब ये होता है ना कि डीप टेक का मतलब ये हुआ कि सरकार जो है ये मतलब उन स्टार्टअप को सपोर्ट करती है जो साइंस और रिसर्च में, ठीक है, ये दोनों में अपना इसी पे आधारित होता है उनका स्टार्टअप, ठीक है। इनको जो इनोवेटिव कार्य करने के लिए मतलब इस पर प्रेरित किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो सुदर्शन चक्र, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया है। इसका याद रखना है, एक पॉइंट इसमें याद रखने के लिए 2035 तक, ठीक है, 2035 तक मतलब पूर्ण भारत सुरक्षा कवच हो जाएगा। पूर्ण भारत जो होगा ये सुरक्षा कवच हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हर तरह के तरीके से, अभी तो कुछ क्षेत्र के माध्यम से जो है कि कुछ क्षेत्र ही है जो कि हमारा रक्षा प्रणाली विकसित है, काम करता है। एंटी एयर डिफेंस सिस्टम उसको कहते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ, तो ये हुआ दक्षिण अफ्रीका में। तो ये विल फॉर पीस ये जो चालू हुआ है एक्चुअली ये ब्रिक्स के सहयोग से हुआ चालू, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। तो ये जो चालू हुआ है दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, ये हो गया है यहाँ से। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, और तो ये ध्यान रखना है। और इसमें याद रखिएगा कि ब्रिक्स में अभी जो वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश हैं, 11 देश हैं टोटल, ठीक है, वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार किसको मिला, तो स्वाति शांता कुमार को मिला। ये जो है ये जो दिया जाता है शांति के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार, और ये भारतीय सेना अधिकारी हैं फिलहाल अभी, ठीक है। और इसे UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड से इसे नवाजा गया है, ठीक है, UN महासचिव के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो दिया जाता है ये शांति और नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर ये अभी जो स्वाति शांता कुमार है ये दक्षिण सूडान में कार्यरत थी ये, ठीक है, दक्षिणी सूडान में थी, ठीक है। और वहाँ पे क्या किया है इन्होंने, ये 20 महिला का सैनिक है, ठीक है, उसकी ग्रुप कैप्टन थी ये, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या किया, ये सूडान में जा कर के घर घर जाके वहाँ पे लोगों से जाके मिल के, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कह सकते हैं तो अराजकता का माहौल है, हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है। तो वहाँ वैसे जगह में जाके इन्होंने शांति स्थापित किया। तो इसी चीज़ के लिए महासचिव ने इन्हें पुरस्कार दिया है, सेक्रेटरी जनरल अवार्ड, यानी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। 15 माह तक वहाँ पे काम की, ठीक है। इनका जो है IBM में इनका जो है
हो गया था प्लेसमेंट, लेकिन IBM कंपनी छोड़ करके ये भारतीय सेना ज्वाइन की। ठीक है, स्वाति शांता कुमार। अगला क्वेश्चन है कि विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका होगा नई दिल्ली। ठीक है, मतलब इसका संबंध जो है ये, अगर आप इसका बोलिएगा कि किस विज़न पे किया गया, इसका विज़न क्या है था। ठीक है, इसका विज़न था विकसित भारत, विकसित भारत, ठीक है, @2047। ठीक है, यही इसका विज़न था, ये याद रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास जो है कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका होगा महाराष्ट्र में। ठीक है आंसर। अगला है, ये तो हो गया, साझा शक्ति तो मैं बता दिए, महासचिव पुरस्कार भी हो गया। ये साझा शक्ति अभ्यास महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये वाला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने? तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर में कौन है? आइए इस अगर पूरा फर्स्ट नंबर में सचिन, सेकेंड नंबर में कौन है? तो कुमार संगकारा, कुमार संगकारा। और फिर ये तीसरा नंबर पे कौन है? तो विराट कोहली है, जो कि 28,000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज हो गए। अगला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो शीर्ष स्थान पे इसका सिंगापुर होगा। ठीक है, सिंगापुर। भारत का रैंक पूछेगा तो वर्तमान समय में 75 है। मैं ये रैंक आप याद नहीं रखना है इसलिए क्योंकि अब चूँकि ये हर साल दो अब तो देख रहे हैं 3-3 बार कर रहा है साल भर में इसे। ठीक है, 2 बार 3 बार इस तरह से ये जारी कर दिया जा रहा है, 3-3 महीना में जारी कर रहा है, 4-4 महीना में ये हेनले पासपोर्ट कर दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इसे याद रखना मुश्किल है क्योंकि अब ये पूछा नहीं जाएगा, ये तो अब ये हो गया ना, रेपो रेट टाइप का हो गया। तो संभवतः अब ये शायद एग्जाम में अब पूछा ना जाए क्योंकि ये डाटा हर 3-4 महीने में चेंज हो जा रहा है, हर 2-2 महीना में चेंज हो जा रहा है। तो कौन सा कब क्या पूछेगा इसमें काफ़ी देखने वाला बात, लेकिन फिलहाल अभी करंट डेटा के हिसाब से 75 है। अब हो सकता है मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फिर कल के डेट में फिर चेंज हो जाए, तो ये याद रखना है। फिलहाल 1 नंबर इसमें रखना है सिंगापुर। ठीक है, अभी फिलहाल। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि हाँ, कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जो है मंजूरी दिया गया किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ये हो चुका है ये वाला भी क्वेश्चन। अगला क्या है, कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट, ये तो गुजरात मैंने बताया था पिछले बार में, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और ये गल्फ शील्ड सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? तो सऊदी अरब में हुआ है, ये भी हो चुका है। दूसरा है 2026 का महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है 2025 में? ये डाटा जो 10 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। 2025 के हिसाब से महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु। ठीक है, ये याद रखना है, बेंगलुरु। तो इसमें देखा गया है कि टॉप सिटीज़ फॉर वुमेन इंडिया में, ठीक है, हेल्थ हो गया, हेल्थ सिक्योरिटी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, मोबिलिटीज़ हो गया, वुमेन शहर कितना वुमेन फ्रेंडली है, ठीक है, आईटी स्टार्टअप क्या है, इन सभी आयामों को देखा गया है। सेकेंड नंबर पे बोलेगा तो कौन है? ठीक है, फर्स्ट नंबर तो बेंगलुरु है, सेकेंड नंबर पे कौन है? तो चेन्नई है, महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा शहर है। तो ये याद रखना है, फर्स्ट में बेंगलुरु, सेकेंड में चेन्नई। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की, किस राज्य ने की है? तो तमिलनाडु ने। मैंने बताया था, इससे पहले भी हो चुका है रिवीजन, मैं बता दूं एक बार फिर से कि वैसे स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहती है सरकार जिसमें कि साइंस और रिसर्च बेस्ड हो, एआई बेस्ड हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का जो विश्व पुस्तक मेला है उसमें 53वां संस्करण गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो इसका आंसर कतर। ठीक है,
कतर को इसमें ऑनर गेस्ट ऑफ ऑनर थे, इनके शिक्षा मंत्री को आमंत्रित किया गया था, ठीक है, शिक्षा मंत्री को। उनका नाम बड़ा लंबा है, लिखेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसका नाम याद रखिएगा, शेख अब्दुल रहमान बिन हमद बिन जासिम अल थानी, इतना लंबा नाम है इसका। तो इन्हें बुलाया गया था, ठीक है। अगर इसमें पूछेगा फोकस देश कौन था, फोकस देश इसमें स्पेन था, ये याद रखना है, ठीक है। अगर इसमें पूछ देगा कि थीम क्या था, ठीक है, थीम क्या था, तो थीम था भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। तो मैं इसे लिख दूं, भारतीय शौर्य इतिहास, ठीक है, शौर्य इतिहास और शौर्य और ज्ञान, शौर्य और ज्ञान @75, यही था इसका थीम था। ये इतना ध्यान में रखना है इन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बायो हैप्पी जिला का मतलब ये हुआ कि देखा जाए तो मतलब प्रकृति का प्रयोग करके, यानी कि जैसे कह सकते हैं कि जैव विविधता को बचाते हुए उसका इस्तेमाल करना, जिससे स्वास्थ्य और पोषण रोजगार बेहतर हो सके, यही है इसका मतलब। और दूसरा ये है कि ये जो ज़िला है, ज़िला का नाम क्या है, ये बायो हैप्पी ज़िला जैसे बताए थे, ज़िला का नाम क्या है, तो इसका नाम है केई पेन्योर। थोड़ा नाम इसका अजीब है, केई, ठीक है, पान्योर, ये ज़िला का नाम है, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरे क्वेश्चन को जैव सुख भी कहते हैं, जैव सुख जिला कौन है, तो ये आपका जो है यही है केई पान्योर। और दूसरा है ये जो है बायो हैप्पी, ये जो शब्द है बायो हैप्पी, ये शब्द दिया किसने, तो ये याद रखना है कि MS स्वामीनाथन ने दिया है, स्वामीनाथन ने दिया है। ये जो शब्द जो दिया है बायो हैप्पी MS स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, सुदर्शन चक्र, ये हो चुका है, एक बार फिर से हो रहा है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसको ध्यान में रखें, अगले बार से ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक ना। ये रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक जो है हुआ है कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, इसका डिस्कशन भी हो चुका है। अगला है कि पीने योग्य पानी के लिए नलों से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है, तो पुरी बना है, ठीक है, नल से पीने योग्य। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मिशन चलाया था, ड्रिंक फॉर टैप, ये मिशन, इसी मिशन के तहत जो है इसे चलाया गया, ड्रिंक फॉर टैप मिशन को पूछेगा भी तो ये उड़ीसा से संबंधित है। इसमें बताया गया था कि इसमें मतलब साफ़ पानी जो है पीने योग्य, जैसे हर घर नल योजना मिलता है हम लोग को, तो उसमें गारंटी नहीं है कि आपको साफ़ पानी मिलेगा ही मिलेगा, हालांकि साफ़ पानी ही रहता है, लेकिन ये जो है BIS यानी कि भारत मानक ब्यूरो और WHO का जो आयाम है उस पर ये खरा उतरता है। उसका जो जैसे कि TDS कितना होना चाहिए, ठीक है, उसका अम्लीय क्षारता कितना होना चाहिए, उसका pH कितना होना चाहिए, pH वैल्यू क्या होना चाहिए, इन सब के आयामों पे ये खरा उतरता है। उसमें कितना मिनरल्स मिला हुआ है, कितना क्या कहते हैं उसमें ऑक्सीजन का जो है क्या लेवल है, हर तरीके से जांचा जाता है, और इस माध्यम से देखा जाए तो पूरी इसमें 1 नंबर में आता है, ठीक है। तो आप अगर इसमें पूछेगा कि जल जीवन मिशन कब चालू हुआ था, अगर इसी से क्वेश्चन देखा जाए तो जल जीवन मिशन जो चालू हुआ था ये 2019 में चालू हुआ था, ठीक है, हर घर नल योजना इससे संबंधित है। तो ये जल जीवन अगर पूछ देगा कि जल जीवन मिशन कब हुआ था, जल जीवन मिशन ये कब चालू हुआ था, तो 15 अगस्त 2020 को चालू हुआ था जल जीवन मिशन, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था, 55 व्यक्ति प्रति
लीटर 55 लीटर प्रति व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर 55 लीटर पानी पर डे देना है। यही था जल जीवन मिशन का लक्ष्य। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश जो है पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? कौन सा देश जो है पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? तो यह है भारत। ठीक है, अब ये बीमर ट्रायंगल कूटनीति क्या है? तो बीमर ट्रायंगल कूटनीति जो है ये 3 देश, ठीक है, 3 देश है। एक है फ्रांस, ठीक है, दूसरा है जर्मनी और तीसरा है पोलैंड। ठीक है, पोलैंड। ये जो 3 देश है फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ये 3 देशों का एक समूह है। ये लोग आपस में क्या करते हैं, कूटनीतिक संगठन एक प्रकार से ये लोग बैठते हैं और चर्चा करते हैं, विदेश नीति इस पर निर्धारित होती है। तो इसमें भारत भी जो है इस बार शामिल हुआ। ठीक है, यही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। और इसमें क्या हुआ था ना कि पोलैंड जो है भारत का खुल के समर्थन किया था कि नहीं, इंडिया के ऊपर जो इस तरह का टैरिफ लगा रहा है अमेरिका, ये सही नहीं है, ये अच्छा है ही नहीं। तो काफ़ी ये अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि विकसित युवा भारत संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, ये तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन है ये माइटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का जो है अनावरण किया है, शुरू किया है? तो ये तो इसका आंसर क्या होगा? परम शक्ति वाला इसका जो आंसर हो जाएगा इसका मद्रास हो जाएगा, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। अब ये माइटी है क्या? तो ये पता है, इसका फुल फॉर्म ये होता है, ये है क्या आपको मैं बता दूं। जैसे कि ये हमारा जो है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है ना, जो इसके तहत चलता है, माइटी के ही तहत चलता है। तो ये मंत्रालय है। ये मंत्रालय का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसी का फुल फॉर्म माइटी है, मतलब माइटी है। ठीक है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही है माइटी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये जो माइटी है इनके माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में सुपर कंप्यूटर मतलब बिठाया जाता है वहाँ पे। तो इसमें एक याद रखने वाली बात क्या है कि कुछ जगह पे जो है माइटी ने अपना सुपर कंप्यूटर शुरू किया, यानी कि वहाँ पर स्थापित किया था। कहाँ पे क्या? तो ये बिहार से अगर आप हैं तो याद रखिएगा परम रुद्र, ये अगर पूछेगा परम रुद्र द्वितीय, ठीक है, या फिर परम रुद्र से याद रखिएगा। ये आईआईटी पटना में, ठीक है, आईआईटी पटना में इसका स्थापना किया गया। ठीक है, यानी कि इसको रखवाया गया। परम रुद्र जो है कहाँ पे? आईआईटी पटना में। अगर और जानना चाहते हैं तो जैसे कि परम अनंत हो गया, परम जो हुआ अनंत हो गया, सब में परम लगा रहेगा, इतना याद रखिएगा। अनंत जो है आईआईटी गांधीनगर में। परम शक्ति जो है कहाँ पे? तो मद्रास में, परम शक्ति तो मद्रास में। रुद्र जो है पटना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर। ये यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता जो है किसने ग्रहण की है? ठीक है, यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो इसका आंसर होगा साइप्रस। ठीक है, साइप्रस। एक्चुअली ये जो चक्रीय अध्यक्षता होता है यूरोपीय संघ का, ये साल में 2 बार होता है। ठीक है, 6 महीना पे होते रहता है। 6 महीना ये देश रहा, 6 महीना वो देश रहा। तो ये जो है साइप्रस जो है ये कब से कब तक का है अध्यक्ष? तो जनवरी से लेकर जून तक। ठीक है, ये करेगा। फिर जून से लेके दिसंबर तक। ठीक है, कौन करेगा? तो आयरलैंड करेगा, याद रखिएगा। अगला जो है आयरलैंड करेगा। तो ये याद रखना, यूरोपीय चक्रीय अध्यक्षता, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इसका पार्ट 2 वीडियो हम जल्द ला रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।